चलो बेटा पेज नंबर 21 पे आ जाओ बेटा। पेज नंबर 21 यही तो था बेटा। हाँ आ जाओ सारे लोग, यही आ जाओ। पेज नंबर 21 हम लोग देखो यहाँ पे पढ़ रहे थे बेटा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। अच्छा किसी का ये सवाल तो नहीं गलत हुआ ये वाला है? हाँ चलो अच्छा आगे जब ध्यान से देखो बेटा। देखो हमने इसका आपको याद कराया था यूवी, है ना? यूवी बाकी आई, लास्ट वाला फार आई, यही तो याद कराए थे। पहला अल्ट्रावायलेट, दूसरा विजिबल, और ये लास्ट वाले तीन इंफ्रारेड, और सबसे लास्ट वाला कौन सा हो गया? फार इंफ्रारेड, है ना? अब सारे बच्चे अब देखो बेटा, अब आपसे पूछा जाए बताओ अच्छा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कितने स्पेक्ट्रल लाइन कहां कहां पाई जाएंगी? अच्छा पहली स्पेक्ट्रल लाइन कौन सी है? लाइमन सीरीज। जो पहली स्पेक्ट्रल लाइन आती है कहां? n=1 पे, तो वो कौन सी सीरीज बनाती हैं? लाइमन सीरीज। अच्छा उसके ऊपर कौन बनता है? बामर सीरीज। ये लाइमन सीरीज है, बामर सीरीज, उसके बाद पास्चन सीरीज, उसके बाद ब्रैकेट सीरीज, उसके बाद फंड, और उसके बाद ये कौन सा है? हम्फ्री। क्लियर है? हमने आपको बताया था N1 डिसाइड करता है, N1 डिसाइड करता है किसको बेटा? स्पेक्ट्रम को। क्लियर है कि वो लाइमन सीरीज का स्पेक्ट्रम है, बामर सीरीज का है, किसका है? ये कौन डिसाइड करेगा बेटा? N1। अच्छा देखो N1=1 है तो लाइमन सीरीज, 2 है बामर, पास्चन, ब्रैकेट, फंड और हम्फ्री। हाँ N2 कुछ भी हो सकता है, N2 कुछ भी हो सकता है। अब सारे बच्चे बहुत ध्यान से देखो, हम चाहे तो ये फार्मूला आपको ये डेराइव भी आप कर सकते हो। अच्छा ये फार्मूला कहां से आया बताओ? एनर्जी का डिफरेंस आप कैसे निकालोगे? मान लीजिए देखो बेटा, मान लो ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, यहां से ऐसे जंप कर रहा है, ऐसे आ रहा है ना? मान लीजिए ये क्या है n=1 और ये क्या है n=2, मान लो यही मान लो। क्लियर है? अच्छा ऊपर से नीचे आ रहा है तो क्या करेगा? एनर्जी का एमिशन करेगा। अच्छा ये एनर्जी बताओ किस फॉर्म में मिलेगी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में मिलेगी। क्लियर है? और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की एनर्जी आप जानते ही हो। क्लियर है? अब जरा ध्यान से समझो, अब हम एनर्जी का डिफरेंस यदि निकालें तो फार्मूला क्या बनेगा? E2 - E1 बनेगा। अच्छा E2 का एनर्जी बताओ ये कितना होता है? -13.6 इंटू Z²/n²। तो ये 2 है तो इसको भी 2 कर लो और इसको भी 2 कर लो। क्यों बेटा? और उसके बाद माइनस, और फिर उसके बाद -13.6 Z1² ये कर लोगे। क्लियर है? अब आप देखो क्या करोगे, ब्रैकेट खोल दो तो ये प्लस हो जाएगा कि नहीं? बहुत सही है ना? जोड़ घटाना जिनका गड़बड़ उनके फिजिकल और फिजिक्स दोनों गड़बड़। क्लियर है? -13.6 Z2²/n2²। अब ये हो जाएगा प्लस 13.6 Z1²/n1²। हो गया? क्लियर है? इतना समझ में आ गया? अच्छा इस प्लस वाले को इधर ले लें, ये माइनस वाले को इधर ले लें, बात तो एक ही है। अब इसको ऐसे लिख सकते हो कि नहीं? +13.6 Z1²/n1²। और इस प्लस वाले को क्या करो, ये माइनस वाला यहां पे ले आओ, तो साइन नहीं चेंज होता एक ही साइड में। साइन कब चेंज होता? जब हम =2 के इधर से उधर जाएं। अब हम इसको ऐसे लिख दें -13.6 Z2²/n2²। हो गया? यहां तक समझ में आ रहा ना? अच्छा साइन कब चेंज होता है? जब =2 के इधर से उधर या उधर से इधर आए तब चेंज हो जाता। यहां आपस में इसको इधर लिख लिया, इसको इधर लिख लिया, तो इसके साइन चेंज नहीं होते। क्लियर है? अब जरा ध्यान से देखो बेटा, अब यहां बताओ कुछ कॉमन समझ में आ रहा? हाँ
13.6, ये कॉमन समझ में आया कि नहीं? कॉमन ले लिया, लेकिन हमने प्लस माइनस कुछ नहीं लिखा, हमने सिर्फ मैग्नीट्यूड कॉमन ले लिया। अच्छा यहां बचा क्या? बताओ बेटा, क्या बचा? बताओ बताओ क्या बचा? अच्छा एक और बात समझना, हाँ यहां पे हम 2 का क्यों निकालें, 1 का निकालें ना, तो यहां पे इस चीज को थोड़ा सा समझो भाई। इलेक्ट्रॉन तो हमारा सेम है, हम जेड काहे को बदलें? क्लियर है, जेड सेम नहीं रखेंगे। अच्छा ये देखो बात बाद में पकड़ में आ गई। अच्छा तुम समझ रहे हो क्यों आ गई? कुछ लोग समझ गए होंगे, क्योंकि कॉमन नहीं निकल रहा था। समझ रहे हो? हाँ तो ये देखो ये क्या हो जाएगा, जेड स्क्वायर अपान N2 स्क्वायर। क्लियर है? अच्छा ये N1 N2 क्यों रख रहे हैं? क्योंकि एनर्जी लेवल 2 से कहां रहा, 1 पे, है ना? तो यहां क्या रखेंगे बेटा, जेड स्क्वायर अपान N1 स्क्वायर। अच्छा यहां क्या हो जाएगा बताओ बेटा, यहां पे हम क्या रखेंगे, जेड स्क्वायर N1 स्क्वायर। यहां क्या रखेंगे, जेड स्क्वायर N2 स्क्वायर। क्लियर? पलट दिए क्या? काहे? देखो यहां, हाँ यहां N2 है, माइनस वाला है ना, ठीक है। आप देखो यहां पे देख लो, अब इसको हमने पलट लिया, ये N1 वाला इधर और N2 वाला यहां। अब देखो इसको हम सेम कर दे। क्लियर है? देखो डेरिवेशन में तुमको पता चल गया क्या? क्या पता चल गया कि कॉमन नहीं निकल रहा था, तो गलती पता चल गई। क्लियर है? हाँ अब हम कॉमन क्या ले लें, जेड स्क्वायर भी कॉमन ले लो। जेड स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया। अच्छा बताओ अंदर बचा क्या, 1 अपान N1 स्क्वायर माइनस 1 अपान N2 स्क्वायर बचा। क्लियर है? अब ये फार्मूला क्या हो गया, डेल्टा ई। क्या हमने डेल्टा ई ये वाला फार्मूला आपको पहले पढ़ाया कि नहीं? पेज नंबर अच्छा बताई दो सबको, पेज नंबर बता दो, कहां ये फार्मूला लिखाया, कहां पे? पेज नंबर 17, पेज नंबर 17 में देखो चल के। अच्छा देखो क्या ये बात सही है? नहीं नहीं देख ही लो, आ जाओ पेज नंबर 17, फार्मूला ये लिखा है, लिखा है यही था। अब आ जाओ जहां थे हम लोग, यहां आ जाओ, ये देखो ये फार्मूला बन गया। अच्छा एक बात बताओ, ये किसके बराबर होगा बताओ बेटा, Hc बाई लेमडा, एनर्जी ही तो है। अच्छा आप जरा ध्यान से देखो बेटा, अब इसका वैल्यू क्या रखेंगे, 13.6 जेड स्क्वायर, क्यों बेटा, और 1 अपान N1 स्क्वायर और माइनस 1 अपान N2 स्क्वायर, इतना रखेंगे? बताओ बेटा यहां रखेंगे कि नहीं? अच्छा एक काम करो, ये Hc इसके नीचे ले आओ, तो ये क्या बचेगा, 1 बाई लेमडा इक्वल टू 13.6 जेड स्क्वायर अपान Hc बचेगा। क्या रख देंगे, 1 अपान N1 स्क्वायर माइनस 1 अपान N2 स्क्वायर। क्यों बेटा, इतना का वैल्यू होता है रिगबर्ड कांस्टेंट R, यही क्या है आपका R। जब आप यहां टोटल कैलकुलेशन करोगे तो ये 1.1 इंटू 10 की पावर 7 मीटर इनवर्स निकलेगा इसका वैल्यू। क्लियर है? हाँ इसको किलोमीटर और लीटर और ग्राम और समझ रहे हो, 250 ग्राम आधा किलो में बदल लेना। ठीक है, ये कहानी समझ में आ गया? अब सुनो, इतने का आप कैलकुलेशन जब करोगे तो यही आपका क्या निकल के आता है, रिगबर्ड कांस्टेंट। क्लियर है? अब ये फार्मूला क्या बना, 1 बाई लेमडा इक्वल टू आर जेड स्क्वायर 1 अपान N1 स्क्वायर माइनस 1 अपान N2 स्क्वायर। ये आपको हम सीधा रटा देते हैं, यही वाला फार्मूला आप रटे हो, लेकिन इसके डेरिवेशन का कोई मतलब नहीं है, आप बस इसको ऐसे याद रखें। क्लियर है? अब हम देखो, तुम्हारे पास ये जगह हो तो किनारे अपना देख लो, एक बार लगा लो, बताओ ऊपर से यहां से देखो, सबका क्लियर हो गया? यहां से देखो, यहां सबका लिख गया, आगे बढ़े। अब देखो यही वाला फार्मूला हमने ये लिखवाया है, इसी फार्मूले का नाम क्या होता है बेटा, रिगबर्ड फार्मूला।
ठीक है, रेडबर्ग फॉर्मूला। ये कौन सा फार्मूला है? रेडबर्ग फॉर्मूला। आप समझ लो ये क्या है बेटा, यहां पे आर क्या होता है? आर क्या होता है? रेडबर्ग कांस्टेंट। अच्छा, इसका वैल्यू एक ही में रखना, 1.1 इंटू 10 की पावर 7। क्या यूनिट क्या है? मीटर इनवर्स। हम तो चाहेंगे 1/r का भी वैल्यू रख लो। हाँ, एंगस्ट्राम में 912 एंगस्ट्राम याद कर लो। सारे बच्चे इसको अलग से भी याद कर लो। आर का वैल्यू तो तुम्हें मालूम पड़ गया, 1.1 इंटू 10 की पावर माइनस, सॉरी, क्या होता है? 7, 10 की पावर 7। यूनिट बताओ? मीटर इनवर्स। 1/r का वैल्यू 912 एंगस्ट्राम। इसको सब रट लो। अच्छा, 912 एंगस्ट्राम रटने से फायदा क्या है? मान लो कहीं 1/r का वैल्यू आ गया, अब वहां तुम रख के वैल्यू भाग कर रहे हो तो तुम्हारे लिए तो वही सवाल हो गया। ठीक है, अब इसको मान लो मीटर में ले जाना, 10 की पावर -10 से मल्टीप्लाई करके कहां ले जाओ? मीटर में ले जाओ। मीटर से सेंटीमीटर में ले जाओ, चाहे जहां ले जाओ, फिर आप उसके बाद वैल्यू चेंज कर लेना कन्वर्जन से। क्लियर है? तो आप आज के बाद यदि हम 1/r का ये सवाल भी हम बना के पूछ सकते हैं आपसे, फिर ना पूछना ये कहां से आया। अच्छा, ये कहां से आया वो भी हमने बता दिया, कहां से आया आर का वैल्यू। अच्छा बताओ, आर का वैल्यू क्या होता है? 13.6, हाँ या ना, अपान HC। आज ही बताया है। क्लियर है? लेकिन इनकी कोई आवश्यकता नहीं, आप इनको याद रखो। आगे बढ़ो, आगे देखो, ये वाला सब लोग लिख लो। अब चलो यहां एक दो सवाल लगाओ। चलो यहां पे हम इसको हटा दें, अब एक दो सवाल लगाओ। चलो सवाल लिखो बेटा। अच्छा, उसके नीचे देखो कोई कुछ जगह बची है क्या? बहुत जगह बची है। बहुत जगह कैसे बच गई? अच्छा, तुमने डिराइव नहीं किया है। अच्छा चलो, अच्छा यहां पे नोट करके कुछ बातें लिख लो बेटा। अच्छा, यहीं पे कुछ बातें लिखवा लें, जैसे कि अगले उसमें पूछने के लिए थोड़ी सी आसानी हो जाए। लिखो, नोट करके लिखो कुछ बातें। लिखो, नोट का पहला पॉइंट लिखो। कहां पे अब बता रहे हो? है इसी के नीचे पहला स्टार पॉइंट लिखो। तुम्हारे में जगह नहीं इसलिए तुम नहीं लिख पा रहे हो, कुछ लोगों में जगह नहीं बची है। जैसे हमने ये फार्मूला आपको बता दिया, उस फार्मूले के नीचे आपको बेटा लिखना है। लिखो, पहला पॉइंट लिखो। कुछ सिमिलर वर्ड हैं जिनको हम आपको बताने जा रहे हैं। लिखो, पहला लिखो। लिखो बेटा, फर्स्ट लाइन। कभी आपसे सवाल में पूछे फर्स्ट लाइन और OR, स्टार्टिंग लाइन और इनिशियल लाइन। क्या पूछे? फर्स्ट लाइन पूछे, स्टार्टिंग लाइन पूछे या इनिशियल लाइन पूछे, तो इसी सेंटेंस के आगे लिखो। इसी सेंटेंस के आगे लिखो, हाँ ब्रैकेट में लिखो। क्या लिखोगे? इसका मतलब वो आपसे क्या पूछ रहा है? वो आपसे लेमडा मैक्स पूछ रहा है या न्यू मिनिमम पूछ रहा है या ई मिनिमम पूछ रहा है। आपको इशारे से काम करना होगा। दूसरी बात, नंबर 2 लिखो, लास्ट लाइन, इसके आगे फिर ब्रैकेट भर की जगह छोड़ना। लिखो, क्या पूछे आपसे? लास्ट लाइन और लिमिटिंग लाइन, लिमिटिंग लाइन और OR मार्जिनल लाइन। इसका मतलब वो क्या पूछना चाह रहा है?
लेमडा मिनिमम। अब लेमडा मिनिमम हो गया, इसका मतलब न्यू क्या हो गया, मैक्सिमम। इसका मतलब एनर्जी भी क्या हो गई, मैक्सिमम। अच्छा ये सब कहां से आ रहा, E इक्वल टू एच सी बाई लेमडा पढ़े हो, है ना। अब देखो C इक्वल टू क्या होता है, एंड म्यू इक्वल टू क्या होता है, C बाई लेमडा। बताओ ये फार्मूला तो पढ़ा ही है। अच्छा बताओ, यदि ये मिनिमम तो ये मैक्सिमम, है ना। और देखो जरा E बराबर क्या होता है, H न्यू। ये मैक्सिमम तो ये मैक्सिमम, है ना। अच्छा लेमडा मिनिमम, अच्छा मान लो ये मैक्सिमम तो ये मिनिमम, ये मिनिमम तो ये मिनिमम। फार्मूला तो जान ही रहे हो, ये कोई नए फार्मूले थोड़े ना है। ठीक है, तीसरी बात लिखो, नंबर 3 लिखो, फर्स्ट लाइन ऑफ एनी सीरीज। तीसरी बात, फर्स्ट लाइन ऑफ एनी सीरीज इक्वल टू क्या निशान लगाओ, लिखो अल्फा सीरीज, या ऐसे लिखो अल्फा लाइन लिखो, सीरीज ना लिखो, सीरीज क्योंकि बहुत ज्यादा लाइनें थोड़े ना गिरेंगे। इसको क्या बोलेंगे, अल्फा लाइन। इसके जस्ट नीचे दूसरा पॉइंट लिखो अगला, क्लियर है। और इसी के ब्रैकेट में लिखो, अल्फा लाइन के ब्रैकेट में लिखो, लिखो लिखो गैप 1, गैप 1। गैप लिखना ऐसे लिखो, गैप, क्या लिखोगे, गैप 1। ये कौन सा गैप है, पहला गैप, गैप 1। अगली बार लिखो बेटा, लिखो सेकेंड लाइन ऑफ एनी सीरीज, सेकेंड लाइन ऑफ एनी सीरीज, सेकेंड लाइन ऑफ एनी सीरीज। बताओ ब्रैकेट में क्या लिखने वाले हैं, हाँ कौन सी लाइन, हाँ आगे लिखो इक्वल टू बीटा लाइन। अच्छा गैप बताओ ये कौन सा गैप है, हाँ गैप 2 या सेकेंड गैप, गैप 2, क्लियर है। अच्छा अगला लिखो, अगला लिखो भैया, लिखो थर्ड लाइन ऑफ एनी सीरीज, थर्ड लाइन ऑफ एनी सीरीज। अगले पेपर में ये सब सवाल हो सकते हैं, है ना। तो इसको क्या लिखना, गामा लाइन, गामा लाइन। अल्फा हो गई लाइन, बीटा हो गई, अब कौन सी लिखनी है, गामा लाइन। अच्छा ये गैप कौन सा होगा, गैप थर्ड। नीचे एक सवाल लिखो जरा, जगह है, जगह है, लिखो सवाल लिखो। सवाल कैसे समझोगे, सवाल लिखो, लिखो बेटा, फाइंड आउट द ट्रांजिशन फ्रॉम, फाइंड आउट द ट्रांजिशन फ्रॉम, नहीं फ्रॉम ना लिखना, ट्रांजिशन फॉर लिखो, सीरीज के लिए पर्टिकुलर लिखो, फाइंड आउट द ट्रांजिशन फॉर, फ्रॉम नहीं, फॉर द करेस्पॉन्डिंग लाइन, फॉर द करेस्पॉन्डिंग लाइन। ठीक है, अब इसके नीचे लिखो नंबर 1, लिखो अल्फा लाइन ऑफ बामर सीरीज, अल्फा लाइन ऑफ बामर सीरीज। ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, अब जरा बहुत ध्यान से समझो। अब देखो अल्फा का मतलब गैप 1, कितने गैप होना चाहिए, एक का, क्लियर है। अरे अब वो तो कुछ भी पूछ सकता है, हम आपको सिर्फ N1 N2 क्लियर कराना चाहते हैं। वो एनर्जी पूछ ले, वेवलेंथ पूछ ले, फ्रीक्वेंसी पूछ ले, उसके तो फार्मूले हैं, क्लियर है। अच्छा बताओ, सारे बच्चे इसका N1 बताओ और सारे बच्चे इसका N2 बताओ, बताओ। N1 क्या होगा 2 और N2 3, बहुत बढ़िया, देखो तुम पकड़ ले गए बात। अब उसी के नीचे लिखो, लिखो मीन्स, मतलब
इतना दिया होगा तो इसका मतलब तुम क्या समझोगे? लिखो मीन्स। समझ में आ रहा हम क्या चाह रहे हैं? अब इसके बाद वो एनर्जी कैलकुलेट कराए, चाहे वेवलेंथ कैलकुलेट कराए, चाहे फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कराए, सबके लिए आपके पास क्या है? फार्मूले हैं। क्लियर है? पहले आप इस सवाल का मीनिंग समझें। क्लियर है? तो लिखो N1 इक्वल टू 2 और N2 इक्वल टू 3। समझ में आ गया? N1 इक्वल टू 2। अरे बेटा, बामर सीरीज का N1 क्या होता है? 2। ये बात जमाने पहले हमने कभी पढ़ाई थी क्या? बताओ, ये कौन सा सीरीज है? बामर सीरीज। बामर सीरीज का N1 क्या है? 2। पढ़ो, लिखोगे नहीं। क्लियर है? और N2 क्या होगा? 3। अच्छा, 3 बोल दिया, इसका मतलब गैप 1। इट मींस कौन सी लाइन? अल्फा लाइन। समझ में आ रहा? हाँ, N2 कुछ भी हो सकता है, लेकिन फिर हम लाइन नहीं बता पाएंगे। क्लियर है? और यदि हमने आपको इसका N2 3 बोल दिया तो गैप कितने का मिला? 1 का। पक्का है कौन सी लाइन? अल्फा लाइन। क्लियर है? मीनिंग समझ में आया? उसी सवाल का दूसरा पॉइंट लिखो, इसको खुद से डिसाइड करके हमें बताना। लिखो, दूसरी लाइन लिखो, बीटा लाइन ऑफ ब्रैकेट सीरीज। बीटा लाइन ऑफ ब्रैकेट सीरीज। फिर से इसको ध्यान से देखो, बीटा लाइन ऑफ ब्रैकेट सीरीज। ब्रैकेट सीरीज का N1 कितना? 4। समझ में आ गया? ब्रैकेट का N1 कितना? 4। और बीटा लाइन का मतलब कितने का गैप? 2 का। तो 2 का गैप करोगे तो N2 इक्वल टू 6। लिखो मीन्स, नीचे लिखो मीन्स। अब ऐसे सवाल भी आ सकते हैं। लिखो मीन्स N1 इक्वल टू 4, N2 इक्वल टू 6। क्लियर हो रहा है? एक और लिखवाएं, इसका जवाब खुद से देखना। तीसरा पॉइंट लिखो उसी में। लिखो गामा लाइन ऑफ लाइमन सीरीज। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देखो, हमने आपको ये सवाल पढ़ाए हैं। अब ये बात समझ में आ गई? अब सुनो, अब यहां आ जाओ। देखो सारे बच्चे बहुत ध्यान से देखो। अब हमने क्या पूछा? सबसे पहला अब हमको पॉइंट बताओ बेटा। सबसे पहला पॉइंट बताओ। सबसे पहला पॉइंट बताओ, करेस्पॉन्डिंग लाइन के बाद पहला पॉइंट। अल्फा लाइन ऑफ बामर सीरीज, है ना? इसको थोड़ा ठीक कराना पड़ेगा, ये हम करते नहीं, ये हो जाता है ना? अच्छा, अल्फा लाइन का मतलब आपको तुरंत गैप समझ में आ गया। बताओ गैप कितने का होना चाहिए? 1 का। क्लियर है? अच्छा बताओ, कौन सी सीरीज है? बामर। बामर सीरीज कौन से नंबर की सीरीज है? दूसरे नंबर। तो इसका N1 क्या होगा? 2। अच्छा, अब 2 से आप 1 का गैप रख लो, तो 2 के बाद N2 क्या रखोगे? 3। तभी तो गैप यहां क्या आएगा? गैप कितने का आएगा? 1 का। क्लियर है? दूसरा सवाल आपके पास कौन सा है? बताओ बेटा। बीटा लाइन ऑफ कौन सा सीरीज? ब्रैकेट सीरीज। अच्छा, बीटा लाइन आपको क्या बोल गई? गैप कितने का रखो? 2 का। क्लियर है? अच्छा, ब्रैकेट सीरीज का N1 क्या होता है बेटा? कितना होता है? 4। अच्छा बताओ, इसका N2 क्या होगा? अब आपको देखो गैप कितने का रखना है? 2 का। तो 4 के बाद आप कितना यहां रख दो कि गैप 2 का है? 6। तो यहां क्या आ जाएगा? बताओ बेटा, गैप कितने का आएगा? 2।
क्लियर है। अब देखो आपसे लाइमन सीरीज का गामा पूछा है, गामा लाइन। अब देखो क्या पूछा है, गामा लाइन ऑफ कौन सा सीरीज, लाइमन सीरीज। गामा का मतलब गैप, बताओ बेटा 3 का। लाइमन सीरीज का N1 कितना होता है बेटा 1। अच्छा बताओ N2 कितना होता है, बताओ कितना 4। अच्छा 4 क्यों रखा, क्योंकि दोनों का गैप कितना है 3 का। अब शुरू होता है सवाल। अब जैसे आपसे पूछ ले कि अब इसी में आपसे पूछ ले एनर्जी, इसी में क्या पूछ ले एनर्जी, तो आप डेल्टा ई इक्वल टू फार्मूला तो पढ़े ही हो। क्या पूछ ले, क्या रखोगे 13.61 अपान N1 स्क्वायर और -1 अपान N2 स्क्वायर, फार्मूला लगा के क्या निकाल दोगे, एनर्जी गैप निकाल दोगे। हो सकता वेवलेंथ पूछ ले तो सीधे आप तुरंत कौन सा 1 अपान लेमडा इक्वल टू फार्मूला लगा डालोगे, है ना। पहले तो आपको मीनिंग समझ में आना चाहिए, उसके बाद क्वेश्चन। बताओ इसके लिए आपसे एनर्जी निकलवा लेगा तो फार्मूला मालूम है ना, वेवलेंथ निकाल लेगा तो फार्मूला मालूम है ना। अच्छा बताओ 1 अपान लेमडा का फार्मूला बताओ बेटा, आर जेड स्क्वायर 1 अपान N1 स्क्वायर माइनस 1 अपान N2 स्क्वायर। अच्छा बताओ आर किसके बराबर है, पक्का। चलो आगे चलो, बढ़ा जाए आगे। अब जरा ध्यान से देखो, यहीं आ जाओ, ठीक है। तो यहां तक काम हो गया। अगला चलो बेटा, एक सवाल है। सारे बच्चे एक काम करो, सब लोग पीछे आ जाओ, पेज नंबर 22 पे, पेज नंबर 22 पे आओ, पेज नंबर 22। कहां पे आना है, पेज नंबर 22। तुम्हारे में नहीं क्या कह रहे हैं हम पहले से वहीं हैं। चलो अच्छा, अच्छा एक यहां पे एक और बात आ जाओ, सारे बच्चे यहां पे आ जाओ एक बार फिर से इस फार्मूले पे। अब हम पहले कुछ यहां कैलकुलेशन कराना चाहते हैं, क्लियर है। एक काम करो, यहां के कुछ कैलकुलेशन पहले लिखो, सारे बच्चे क्या करो रफ निकालो, अपनी रफ निकालो। यहां कुछ कैलकुलेशन हम कराना चाह रहे हैं, रफ निकालो, निकालो और रफ पे सवाल लिखो, क्लियर है। अब देखो हमने, ये तो आपका मेन फार्मूला हुआ, इससे लगाने में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन इस जुगाड़ से लगाने में बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा। लेमडा मैक्स और लेमडा मिनिमम निकालने के नीचे है जुगाड़ और ऊपर क्या है मेन फार्मूला, क्लियर है। अच्छा एक बात समझो, वैसे हमें थोड़ी सी यहीं पे जगह चाहिए थी, लेकिन तुम्हारे पास जगह नहीं है, लेकिन हमने, तुम सोचो कि यहां जगह छुड़वाई थी, भर दिए। तुम लोग आगे भी चलते हो पीछे भी चलते हो, बैक साइड हुई, स्पेक्ट्रम के नीचे देखो जगह खाली है, यस वेरी गुड। देखो यहां आ जाओ, देखो 1 अपान लेमडा इक्वल टू आर जेड स्क्वायर 1 अपान N1 स्क्वायर माइनस 1 अपान N2 स्क्वायर, ये फार्मूला है, क्लियर है। अब यहां पे समझो बेटा, अब यहां पे लिखो फॉर लेमडा मैक्स, फिर दूसरा फार्मूला लिखना फॉर लेमडा मिनिमम। लेमडा मैक्स निकालना है तो क्या करेंगे, लेमडा मैक्स के लिए आप क्या करना, N1 इक्वल टू N रखना और N2 इक्वल टू N प्लस 1 रखना। ये हो गया था क्या सवाल, अच्छा हो गया है, वेरी गुड। चलो चाहे जिनका हो गया अच्छी बात है। लेमडा मिनिमम के लिए N1 इक्वल टू क्या रखोगे N और N2 इक्वल टू क्या रखोगे इनफाइनाइट। ये बातें हुई है ना। अच्छा अब जरा ध्यान से देखो, अच्छा N1 इक्वल टू N क्या है,
जैसे उसने कहा लाइमन सीरीज का लेमडा मिनिमम हमें निकाल के बताओ, तो लाइमन सीरीज का n1 कितना होगा 1, और लेमडा मिनिमम पूछा तो n2 कितना रखोगे इनफाइनाइट। ये देखो हमने अभी पढ़ाया, ये देखो क्लियर है। अब आपसे पूछा लेमडा, हमें लाइमन सीरीज का लेमडा मैक्स कैलकुलेट करो, तो आप क्या करोगे n1 इक्वल टू क्या रखोगे 1, तो n2 इक्वल टू क्या रखोगे 1 + 1 इक्वल टू 2। क्लियर है। इसी के नीचे सवाल लिखो, इसी के नीचे सवाल लिखो। पहले हम आपको इस सवाल से लगवाएंगे, फिर अपने जुगाड़ से लगवाएंगे। देखो उसी नीचे में दो जुगाड़ हमने लिखे हैं, लेमडा मैक्स और मिनिमम का। क्लियर है। कैलकुलेट, सवाल लिखो, कैलकुलेट लेमडा मैक्स एंड लेमडा मिनिमम और फॉर बामर सीरीज, फॉर बामर सीरीज। क्लियर है। अब जरा ध्यान से देखो बेटा, अब बामर सीरीज के लिए हमको लेमडा मैक्स और लेमडा मिनिमम दोनों मालूम करना है ना। अच्छा देखो बेटा, बताओ, अच्छा बामर सीरीज का हमको लेमडा मैक्स भी पता करना है और बेटा लेमडा मिनिमम भी पता करना है। अच्छा बताओ, यदि लेमडा मैक्स पता करना हो तो बताओ n1 क्या रखेंगे और n2 क्या रखेंगे। अब देखो n1 क्या रखोगे 2 और n2 क्या रखोगे 2 और +1 इक्वल टू 3। यही है प्रभु n+1। देखो बामर सीरीज का n1 कितना है, बहुत बढ़िया। यही हो कहीं और हो, यदि कहीं और हो तो फिर वहीं रहो, पता लगे फिजिकली यहां बैठे मेंटली एब्सेंट हो तो कभी कुछ नहीं होगा, इस बात को समझो। ठीक है, बताओ n1 क्या है, n1 बताओ बामर सीरीज का 2, तो 2 और 1 3। ये n समझ में आ गया। कोई ऐसा है जिसको n न समझ में आया हो। लाइमन सीरीज का n1 क्या होगा 1, तो n2 क्या होगा मैक्सिमम के लिए 1 + 1 इक्वल टू 2। क्लियर है। तो ये n क्लियर हुआ। ठीक है। अच्छा अब जरा ध्यान से समझो, अब हमको यहां से लेमडा मैक्स निकाल लेना है। अच्छा मिनिमम के लिए बताओ क्या होगा, n1 इक्वल टू क्या होगा 2। अच्छा n2 इक्वल टू क्या होगा इनफाइनाइट। क्लियर है। अब जरा ध्यान से देखो, अब हमको यहां क्या कैलकुलेट करना है। चलो हम लेमडा मैक्स कैलकुलेट करने जा रहे हैं। 1 लेमडा फार्मूला लेके हम आए, समझ में आ गया। अच्छा अब हमने फार्मूला लिखा RZ² 1/n1² -1/n2², ये लिखा। क्लियर है। अब जरा ध्यान से देखो बेटा, अच्छा ये हम सीरीज किसके लिए, कौन से एटम के लिए पढ़ रहे हैं, हाइड्रोजन। तो Z तो कंफर्म हो गया 1, इसका काम खत्म, 1 का स्क्वायर खत्म। तो ये हो गया 1/। अब हम निकाल क्या रहे हैं, लेमडा मैक्स निकालने जा रहे हैं। तो अब बताओ, अब लेमडा मैक्स के लिए n1 n2 क्या होता है, बताओ। ये इसका तो 1 स्क्वायर खत्म हो गया ना। अच्छा बताओ 1/n1 का वैल्यू क्या रखे हो 2 माइनस n2 का वैल्यू 3। क्लियर है। अच्छा बताओ, हाँ क्या रखोगे स्क्वायर। तो बताओ अब इसको कैलकुलेट करके बताओ, 1/λ इक्वल टू r और 1/4 - 1/9। बताओ 36 हो गया r, और ये हो गया 36 है ना 9, और ये क्या लिखोगे, ठीक है। तो अब क्या लिखोगे r 5r/36, ये 1/λ है। अब लेमडा आपको पता करना तो इसको उलट दो, तो लेमडा इक्वल टू क्या हो जाएगा 36/5r। ये आपका कौन सा है मैक्स निकला। ये अब देखो थोड़ी सी मैथमेटिक्स से ना आती हो तो वो तुम्हारी पर्सनल प्रॉब्लम है। क्लियर है।
वो तुम्हारी पर्सनल प्रॉब्लम है, उसे कैसे सॉर्ट आउट करना ये तुमसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। कोई चीज नहीं आती हमसे पूछ सकते हो, हमसे शर्माते हो तो अगल बगल कहीं पूछ सकते हो। ठीक है, फिर आज मालूम पड़ता है कि बहुत मैथ से हम भगे, लेकिन भाग नहीं पाए। क्लियर? अब देखो ये कौन सी टेक्नोलॉजी है, ये पूरी टेक्नोलॉजी। अब चलो जुगाड़ टेक्नोलॉजी। अब इसी चीज को सारे बच्चे आ जाओ जुगाड़ याद करो। देखो नीचे हमने जुगाड़ लिखा है, देखो बेटा जुगाड़ लिखा है, लेमडा मैक्स निकालने का जुगाड़, लेमडा मैक्स निकालने का जुगाड़। देखो हमने लिखा है एन स्क्वायर बाई आर एन प्लस वन होल स्क्वायर टू एन प्लस वन। एक लाइन में सवाल का जवाब आ जाएगा। अच्छा यहां n क्या है, n इक्वल टू है n1, यहां पे लिख लो n इक्वल टू n1, फार्मूले में लिखो दोनों। जुगाड़ को एक गोले में बंद करो। जुगाड़ ये देखो, ये देखो ये जुगाड़ लिखे हैं ये, यहां n क्या है, n है n1। जिस सीरीज की बात करें उसका n1 रख दो। क्या रख दो, n1। बताओ अब इसी फार्मूले को उठा के लाओ यहां। देखो लेमडा मैक्स का फार्मूला हमने क्या पढ़ाया, एन स्क्वायर बाई आर एन प्लस वन का होल स्क्वायर अपान टू एन प्लस वन। अब कौन से सीरीज का आप लेमडा मैक्स चाह रहे हो, बामर, बामर का n1 कितना है 2, तो लेमडा मैक्स इक्वल टू क्या फार्मूला बना, 2 का स्क्वायर अपान आर और इनटू क्या लिखोगे 2 प्लस 1 इसका होल स्क्वायर अपान 2 इंटू 1 प्लस 1। हाँ 2 इंटू 2। अब बताओ आ गया सवाल खत्म। ये क्या हो जाएगा 4 बाई आर हो गया और इंटू ये कितना हो गया 9 हो गया। अब ये क्या हो गया 5 हो गया। अब ये 36 हो गया, सीधे आ गया 36 बाई 5 आर लेमडा मैक्स। ये जुगाड़ टेक्नोलॉजी समझ में आया? हाँ, चाहे जहां का पूछे सीधे निकाल दो, आपको इतना बड़ा तामझाम करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अच्छा बताओ जो जुगाड़ में n है वो क्या है, n1 है। अगले में हम इससे सवाल रिलेटेड पूछेंगे। सवाल थोड़ा मन से लगाया करो, दिमाग से लगाया करो, ध्यान से लगाया करो, है कि नहीं? अच्छा जरा लेमडा मिनिमम भी इसका कैलकुलेट करो, फिर जुगाड़ से कैलकुलेट करो। कह रहे आप छोड़ो जुगाड़ से कैलकुलेट करेंगे, हैं? 4 बाई आर कितना समय लगा, समझ में आया? हाँ, तो हमको देखो दोनों टेक्नोलॉजी याद हो गई, ठीक है। अब इसी का लिए यदि लेमडा आपको मिनिमम पता करना हो तो बताओ लेमडा मिनिमम जानने के लिए हम क्या रखेंगे, बामर सीरीज का n1 रखेंगे 2 और n2 रखेंगे इनफाइनाइट। क्लियर है? ठीक है, आगे चलो। अब क्वेश्चन नंबर आपके टेस्ट में पूछा गया था 30, क्वेश्चन नंबर 30। सारे बच्चे चलो। Which of the following should be the expression for the last line of Paschen series? पूछा गया, पूछा गया, है ना? तो अब लास्ट लाइन का मतलब n2 इसका क्या होना चाहिए, इनफाइनाइट। फार्मूला आपने उठाया 1 अपान लेमडा इक्वल टू आर जेड स्क्वायर। देखो यहां जेड नहीं लिखा है क्योंकि हाइड्रोजन के लिए जेड का वैल्यू 1 अपान, अब देखो इसका n1 कितना होता पास्चन का 3, तो 3 का स्क्वायर 9 और n2 क्या रखोगे इनफाइनाइट। तो कौन सा एक्सप्रेशन सही है, पहला। क्लियर है? चलो अच्छा आगे चलो चलते हैं बेटा, आगे देखते हैं कैसा महसूस कर रहे हैं। अब देखो सबको सवाल बहुत अच्छे लगाने हैं। क्लियर है? चलो अच्छा अगला सवाल देखो बेटा। अब आ जाओ
कैलकुलेशन ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन। देखो आगे आ जाओ बेटा, कैलकुलेशन ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन। यहां पे देखो, कैलकुलेशन ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन। अब बाद में, चलो अब यहां पे ध्यान से देखो, कैलकुलेशन ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन। देखो यहां पे तीन तरीके के कैलकुलेशन है ना, एक, दो और तीन। पहला क्या है, इफ ट्रांजिशन अंडरगोस या इफ इलेक्ट्रॉन अंडरगोस ट्रांजिशन फॉर nth ऑर्बिट टू ग्राउंड स्टेट। nth ऑर्बिट से, अब nth ऑर्बिट का मतलब समझ रहे हो ना, हो सकता है कि 7 से ग्राउंड पे आ रहा हो, 5 से ग्राउंड पे आ रहा हो, है ना, 6 से ग्राउंड पे आ रहा हो। क्लियर है? उस समय हम फार्मूला कौन सा लगाएंगे, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन निकालने का। क्या निकालेंगे, n(n-1/2), n(n-1/2). क्लियर है? कुछ समझ में आया? अब एक ही सवाल में सारी बातें बताई गई हैं, एक ही सवाल है उसमें सब बातें बोली गई हैं। ठीक है? अब दूसरा देखो, अब दूसरा है इफ ट्रांजिशन अकर फ्रॉम n to 1। अच्छा यहां पे एक बात समझ लेना, यहां पे किसी से किसी में जाएगा, किसी से किसी में जाएगा, किसी से किसी में जाएगा मतलब समझ रहे हो ना, यहां क्या हो, n1 भी कुछ हो, n2 भी कुछ हो। समझ में आ रहा? मतलब n1 मान लो उसने बोल दिया कि हम 5वें पे ला रहे हैं, कहां से ला रहे हो, 7वें से ला रहे हो, 8वें से ला रहे हो, है ना। मतलब यहां n1 और n2 दोनों अलग अलग हो, लेकिन यहां पे क्या हो, ग्राउंड जरूर हो। मतलब कहीं से लाओ ग्राउंड पे लाओ, यहां कहीं से कहीं पे लाओ। नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया? कहीं से कहीं का मतलब समझ रहे हो, 4 से 3 पे कूदा दियो, 4 से 2 पे कूदा दियो, 4 से ग्राउंडों पे कूदा दियो, है ना। अच्छा बताओ, 4 से ग्राउंड पे कूदाए तो कौन से फार्मूले में पहुंच गए, पहले वाले। क्यों? क्योंकि वहां क्या फिक्स है, आएगा कहां से यह फिक्स नहीं, आएगा कहां पे ये फिक्स है। क्लियर है? ये बताओ कहानी समझ में आएगी नहीं? अच्छा बताओ, दूसरे फार्मूले में कहीं से कहीं पे लाओ, समझ में आ रहा, कहीं से कहीं पे लाओ। अच्छा तीसरा फार्मूला कब लगाओगे, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इन पर्टिकुलर सीरीज। कहां पे, कहां, यहां पे। वाह भैया, हाँ। चलो इसी बात पे एक सवाल हो जाए, इसी बात पे एक सवाल हो जाए। आप देखो यहां की बात है, तो यहां पे तुम क्या करना, हाँ चाहे ये कर लो, ये डिफरेंस है, हाँ डिफरेंस और प्लस इंटू डिफरेंस +1। हाँ ठीक है, ये क्या है, डिफरेंस। अच्छा डिफरेंस क्या होता है, और ऐसे याद करो, बोलो डिफरेंस इंटू डिफरेंस +1 और अपान कितना है 2। अरे डेल्टा एन क्या होता है, डिफरेंस, फिर क्या है इंटू डिफरेंस, फिर क्या है +1/2। बोलो डिफरेंस इंटू डिफरेंस +1/2। फिर से बोलो, क्लियर हुआ? अब यहां पे आ जाओ नीचे सवाल पे। अच्छा सबसे पहले तो ये वाली बात समझो बेटा, ये तो खास बात है। जैसे उसने कहा नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन बताओ इन पर्टिकुलर सीरीज। अब पर्टिकुलर सीरीज का मतलब क्या होता है, जैसे उसने पूछा लाइमन सीरीज का, बामर सीरीज का, पास्चन सीरीज का, ब्रैकेट सीरीज का, यानी वहां पर्टिकुलर कोई सीरीज का नाम बता दे आपसे, तो फार्मूला कौन सा लगाओगे,
3। फार्मूला कौन सा लगाओगे? 3। अच्छा बताओ, पहला वाला फार्मूला कब लगाओगे? कहीं से आए ग्राउंड पे आए, है ना। फार्मूला नंबर 2 कब लगाओगे? कहीं से कहीं पे आए, उसके आगे लिख लेना कहीं से कहीं पे आए, और पहले पे कहीं से ग्राउंड पे आए। अभी ना लिखना, बाद में बेटा हमसे पूछना, है ना। जब हम क्वेश्चन नंबर 30 लगा रहे हो तो तुम 14 पूछना है? और जब हम बता रहे हो तो ये यहां देखना कि हाँ सुनने में अच्छा लग रहा कि नहीं। चित अंते मन अंते जीरा बसे उदास, जब रात में सोचते हैं तो मेडिकल कॉलेज में होते हैं। सपने में तो मतलब क्या क्या सोच जाते हो, समझ में आ गया। और जब सुबह उठते हैं, समझ में आ गया। हाँ, तो फिर दिल के अरमान नालियों में बह गए। चलो भैया, जरा सारे बच्चे क्वेश्चन पढ़ें। यही जो क्वेश्चन लिखा है इसको पढ़ें। सॉल्व कैसे हुआ इसको बिल्कुल नहीं देखेंगे, सवाल पढ़ें। सवाल जरा पढ़ो। और यहां पे हमेशा फार्मूला क्या लगाना, यहां पे लिख लो, ये जो n है इसको लिखो बड़ा नंबर। लिख लो लिख लो, ये सब काम आएगा, नहीं सवाल में आइडिया नहीं लगेगा। देखो यहां पे n1 पे लिखो, n1 ऑफ पर्टिकुलर सीरीज। n1 आपको वहां का रखना है जिस सीरीज की वो बात करता है। इसको लिख लो, नहीं सवाल लगेंगे होंगे नहीं। हमेशा n2 बड़ा नंबर रखना, n2 क्या रखना? बड़ा नंबर। और n1 क्या रखना? छोटा नंबर। लेकिन जब पर्टिकुलर सीरीज की बात करें तो n1 आप क्या रखना? पर्टिकुलर सीरीज का नंबर। आप पर्टिकुलर सीरीज का क्या रखोगे? n1। जैसे बामर सीरीज का n1 क्या होगा? 2। लाइमन का क्या होगा? 1 होगा ना। तो पर्टिकुलर सीरीज का n1 रखना। सवाल पढ़ो, देखो सवाल ये लिखा है, सवाल पढ़ना। इसको इसका जवाब पे अभी कोई नीचे लगा है उसको सवाल पे नहीं जाएगा, सवाल पढ़ो। लिखा है कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस एंड स्पेक्ट्रल लाइन इन बामर सीरीज इफ इलेक्ट्रॉन अंडरगोज ट्रांजिशन फ्रॉम 7th ऑर्बिट टू ग्राउंड स्टेट। 7th से ग्राउंड पे आया कौन सा फार्मूला? पहला, है ना। अब देखो उसने पूछा है बामर सीरीज, तो बामर सीरीज पे कौन सा फार्मूला? कौन सा? कौन सा? तीसरा। बताओ भैया। अब जरा सारे बच्चे यही लाइन पकड़ के सवाल लगाएं, कोई कैलकुलेशन पे उसके नहीं जाए, अपने से सवाल लगाओ। रफ रखा करो, रफ पे लगाओ, अपने सवाल लगाएंगे, उस पे मत जाओ। इस पे लगा कैसे, इस पे मत जाओ कि कह रहे हैं इस पे सॉल्व तो है, इस पे मत जाओ। आप अपने मन से लगाओ सवाल, यही भले सही लगा है। कहीं से कहीं पे जाओगे तो फार्मूला कौन सा लगाओगे? कौन सा फार्मूला है? फार्मूला नंबर 2। कहीं से ग्राउंड पे जाओ, फार्मूला नंबर 1। समझ में आ गया? हाँ, इन पर्टिकुलर सीरीज की जब बात करें तो फार्मूला n2 माइनस n1। क्लियर है? अब यहां पे चेक करो, यहां पे सारे बच्चे चेक करो इसको। देखो सवाल पढ़ो। क्वेश्चन ये है कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन एंड स्पेक्ट्रल लाइन इन बामर सीरीज। जैसे तुमसे बामर बोला, तुम्हारे मन में आ गया ये तो पर्टिकुलर सीरीज की बात कर रहा, तुमने तुरंत यहां n2 माइनस n1 लिख के आगे फार्मूला, आगे सवाल पढ़ने लगे। इसको बाद में देख लेंगे, लेकिन ये बोल गया तो ये फार्मूला लग गया। क्लियर है? इफ इलेक्ट्रॉन अंडरगोज ट्रांजिशन फ्रॉम 7th
टू ग्राउंड, ग्राउंड इसमें क्लियर हो गया, मतलब फार्मूला कौन सा लग गया, बताओ बेटा कौन सा लग गया, n(n-1/2). समझ में आ रहा, क्लियर हुआ। अब हमने क्या किया, आप देखो सबसे पहले हमने ये वाला फार्मूला लगाया। अब हमने बोला था यहां n क्या होता है, बड़ा नंबर। अच्छा बताओ सबसे बड़ा नंबर यहां क्या है, 7। 7 से ग्राउंड पे आ रहे हो तो बड़ा नंबर 7 है कि ग्राउंड तो 1 होता है ना, 7 बड़ा की 1, 7, बहुत बढ़िया। तो क्या लिखोगे, 7, 7 - 1/2। अच्छा ये कितना बचा, 6, बहुत बढ़िया, 6। अच्छा ये कितना हो गया मल्टीप्लाई, 42, बहुत बढ़िया। 2 से डिवाइड किए 21। ठीक है, स्पेक्ट्रल लाइन बताओ कितनी मिलेंगी, 7 से ग्राउंड पे आओगे तो 21 स्पेक्ट्रल लाइन मिलेंगे। हाँ अच्छा आप जरा ध्यान से समझो। अब आपसे कोई सवाल उल्टा पूछ ले कि स्पेक्ट्रल लाइन 21 मिली है, इलेक्ट्रॉन कहां से कहां कूदा है, इसका n1 और n2 बताओ। तो हम तुम्हें इसलिए इशारा दे रहे हैं कि सवाल ऐसे बन सकते हैं अगले पेपर में, फिर हमसे यह ना कहना कि सर आपने बताया नहीं। समझ में आ रहा, यदि हम आपको रसगुल्ला खिलाने दुकान तक ले जा रहे हैं तो आपको रास्ता वो मालूम हो जाना चाहिए, कल को तुम्हें अकेले भी जाना पड़ सकता है। क्लियर है, ये समझ में आ गया। तो देखो 21 ये आ गया ना बेटा। अब देखो पर्टिकुलर सीरीज के लिए स्पेक्ट्रल लाइन। अच्छा बताओ अब कौन सी सीरीज, बामर सीरीज। बामर सीरीज का n1 बताओ कितना है, 2, और n2 आप जान ही रहे हो बड़ा नंबर, बड़ा नंबर क्या है, 7। ठीक है, क्लियर है, हमेशा n2 बड़ा नंबर होगा। अच्छा ये बात कब पढ़ाए थे, ये तो पेज नंबर, कौन से पेज नंबर की बात है, जहां पॉस्टुलेट पढ़ाए थे वही नीचे पढ़ाए थे n2 इज ग्रेटर देन n1। लेकिन समय बीत जाता है, देखो भूल जाते हैं। अच्छा ये सवाल लग जाएंगे बेटा। अगला सवाल देखो बेटा, लिखा है व्हेन द इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन जंप फ्रॉम 4 से 1, 4 से 1, 4 से 1 फार्मूला बताओ। पहला 4 से 1 मतलब कहां कूद गया, ग्राउंड पे। जैसे ग्राउंड पे कूदा फार्मूला डिसाइड, कौन सा लगाओगे, n(n-1/2) आ गया। तो 3 फार्मूला कब लगाओगे ये एकदम क्रिस्टल क्लियर है, क्लियर हुआ। चलो अच्छा आगे आ जाओ बेटा, जब ये सवाल हो गया लिमिटेशन ऑफ बोर मॉडल, है ना, इनकी क्या क्या लिमिटेशन थी जिनके बाद वो कुछ तो बातें बता नहीं पाए, यानी कमियां उनकी क्या क्या रह गई, इन्हीं को हम लोग क्या बोलेंगे, लिमिटेशन। देखो पहली बात, क्या कोई बात है क्या, चलो अच्छा, लिमिटेशंस ऑफ बोर मॉडल, लिमिटेशन ऑफ बोर मॉडल बताओ इनकी कौन कौन सी कमियां रह गई। देखो कुछ तो काम ये चोरी से कर गए, रदरफोर्ड का कुछ चुराए, कुछ प्लैंक का चुराए, असेंबल कर दिया, कहीं तक तो काम चला लेकिन पूरा नहीं चलेगा। क्लियर है, देखो बेटा सबसे पहली बात, बोहर मॉडल कुड नॉट एक्सप्लेन, बोहर मॉडल क्या क्या बता नहीं पाया। पहली बात कौन है, स्पेक्ट्रम ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम, 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम का ही तो ये बता पाए थे, मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम का ये बता नहीं पाए, पहली तो कमी ये थी। दूसरी बात, स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इन मैग्नेटिक फील्ड, फिजिक्स में पढ़ोगे स्पेक्ट्रल लाइन कहां पे स्प्लिट हो, मैग्नेटिक फील्ड में, तो इस इफेक्ट का नाम होता है जीमन इफेक्ट। क्लियर है, और यदि स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इलेक्ट्रिक फील्ड में हो तो इसे बोलते हैं स्टार्क इफेक्ट। हमने इसका एक जुगाड़ तुम्हें बताया था मजे से, तुम एक जुगाड़ बना लो, यहीं पे लिखो मजे से, मा मतलब M, जे मतलब जेड, से। ठीक है, अच्छा मैग्नेटिक फील्ड में स्प्लिटिंग होगी तो जीमान इफेक्ट, अरे
और इलेक्ट्रिक फील्ड में होगी तो स्टार्क इफेक्ट। तो मजे अलग कर लो, से अलग कर लो, मजे से याद कर लो, नहीं थोड़े दिन बाद तुम्हें दोनों इफेक्ट मालूम ही नहीं पड़ता कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड में था और कौन सा मैग्नेटिक फील्ड में था। जुगाड़ वहां क्या लिख लोगे, मजे से। अच्छा बताओ, ये जब मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम की बात नहीं बता पाए तो क्या ये मॉलिक्यूल की बात बता पाएंगे? तीसरी बात, while atom combined and form molecule that is chemical combination, ये बेचारे इसके विषय में कोई जानकारी नहीं दे पाए। ऊपर ही लिखा है बोर मॉडल कुड नॉट एक्सप्लेन, तो इतनी बातें वो एक्सप्लेन नहीं कर सके। बोर मॉडल पे आप एक बार देख लो और हाथ जोड़ लो, समझ में आ रहा? वो समझ में आ गया? अब आगे क्या आ गया भैया? हाँ, वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम, वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। अब जरा ध्यान से देखो, यहां दो लोग कूदे, पहले कौन है, डी ब्रॉगली कॉन्सेप्ट, और दूसरे कौन है, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ठीक है, देखो प्रिंसिपल के स्पेलिंग देख लो, पीएलई है। जब पीएलई हो तो यह सिद्धांत होता है ना, और जब पीएल हो तो वो प्रमुख होता है, मुख्य। प्रिंसिपल, प्रिंसिपल, ठीक है, तो यह सिद्धांत है। ठीक है, अरे एक स्पेलिंग ये नहीं होता है, प्रिंसिपल। ये क्या है, ये मुख्य है, और ये क्या है, ये सिद्धांत है, ये पीएलई है। कुछ समझ में आया? चलो अच्छा, तो पाल लिखा है तो तुम पाल जी समझना, प्रिंसिपाल यानी प्रिंसिपल कौन है, पाल, तो वो हो गए मुख्य। अरे ना समझ पाओगे, कुछ भी जुगाड़ बताओ, ये पाल हो गए, इनको समझना ये क्या है, मुख्य है, क्योंकि स्कूल के मुखिया हैं, ऐसे समझ लो। कुछ भी लिख देते हैं, कुछ भी समझा दो, यार ये क्या होता है। अगले आए बेचारे डी ब्रॉगली आए। अब डी ब्रॉगली डुअल नेचर ऑफ मैटर की बात की है ना, डुअल नेचर ऑफ मैटर, है ना, मैटर का दोहरा चरित्र। ठीक है, हाँ, तो अच्छा मैटर तो जानते हो क्या होता है, क्लियर है? मैटर का पार्टिकल नेचर भी हो सकता है और वेव नेचर भी हो सकता है। और मैटर किसको कहते हैं, जिसका थोड़ा वजन हो और स्पेस घेरे, मैटर है। क्लियर है? हाँ, देखो एक नेचर कौन सा है, पार्टिकल नेचर। अच्छा एक बात बताओ, जो बोर का मॉडल है वो वेव नेचर पे आधारित है कि पार्टिकल नेचर पे? पार्टिकल, ये बात अंडरलाइन कराई थी, जरा पलट के एक बार देखिए आओ, नहीं देखिए आओ, देखिए फिर ना कहना कि सवाल कहीं और से मैंने बनाए हैं। एक भी सवाल ऐसा नहीं जो हमने आपसे पूछा हो और आपने पढ़ा ना हो, कोई बात नहीं। पेज नंबर 13 पे चलो, देख लो जाके। तो आज सारी बातें हो गई। चलो कम से कम इसी तरीके से मेहनत करोगे तो आगे बढ़ोगे। अल्फा लाइन, बीटा लाइन, गामा लाइन, सारी लाइन आज बता दी, सब क्लियर हो गया। अब आपसे गामा लाइन बोल के कुछ बोला ही नहीं तो तुम समझ गए गैप 1 का देना है। बीटा लाइन बोल के निकल गया तो तुम समझ जाना कि क्या गैप किसका देना है, 2 का। और गामा लाइन बोल के निकल गया तो तुम समझ गए कितने का गैप देना है, 3 का। आगे तुमसे कुछ बोला ही नहीं। हाँ, अब मान लो बीटा लाइन की वो एनर्जी पूछ ले तो एनर्जी का फार्मूला आता है, N1 N2 भी आता है, सीधे हमको क्या करना है, जोड़ घटाना गुणा भाग करना है। तो एलसीएम सीख लो भैया। कुछ लोग फार्मूला बना लेंगे, उसको देख के मुस्कुराएंगे, यहां से हो जाता, सब कुछ आता है पापा हमें,
खाली जोड़े घटाना नहीं आता है, तो फिर आता क्या है? क्लियर है? चले आगे बढ़ा जाए। पहला है कौन सा बेचारा? पार्टिकल नेचर। मैटर का ये कौन सा नेचर? पार्टिकल नेचर। और ये कौन सा नेचर? वेव नेचर। अच्छा, पार्टिकल नेचर डिफाइंड बाय मोमेंटम और वेव नेचर डिफाइंड बाय वेवलेंथ। हाँ ये ना? क्लियर है? अच्छा एक बात बताओ, क्या हमने कभी फार्मूला ये नहीं पढ़ा है? लीनियर मोमेंटम पढ़ा ही है ना? नहीं पढ़ा है? पढ़ा है। ठीक है, और समझ रहे हो, तुमको सही बताया जाए तो ये बोर्ड से बड़े वाले थे। बोर्ड तो बेचारा इधर उधर से चोरी करके काम बनाया, इनका तो काम उनसे भी गया गुजरा। समझ में आ रहा? डी ब्रॉगली काम इन्होंने कुछ नहीं किया। समझ में आ रहा? इन्होंने इनकी बात लेके सामने कर दिया। ठीक है, तो एक काम करो, एक बार पूरा बोर वाला पढ़ डालो, फिर अब सीधे यहां पे डेरिवेशन आ रहे हैं, पढ़ डालो। पढ़ डाले। पहले लाइन कहां लिखा है? हम्म, हाँ हाँ, तो कम से कम हम तो, हमसे बेहतर अब तुम्हारे मन में तो बात आ गई होगी कि हाँ अब ठीक है, तो फिर बाद में, है ना? हाँ, क्योंकि बाद में बात करते हैं। जरा सवाल पढ़ो बेटा, सवाल पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो। जब गलत हो जाए तो गलती सीख लेना चाहिए, तो गलती को मैनेज नहीं करना चाहिए। बस यहीं पे रुक जाओ ना, बस यही लाइन पढ़ के तुमको क्लियर नहीं हो गया? स्ट्रक्चर ऑफ एटम को बताने के लिए क्वांटम थ्योरी का सबसे पहले इस्तेमाल किसने किया? जब इसको पढ़ा करो तो पढ़ने के बाद जब समझ में आ जाए तो ही तमाचा लगाया करो अपने। देखो इस तरीके से क्या होता है, तुम 10 लोगों से पूछोगे, तुम 10 को कंफ्यूज करोगे। क्लियर है? और ऐसे लोगों से दूर बाकी लोग। समझ में आ गया? आ गया? हाँ, इस चीज को समझा करो थोड़ा। वही बात हम पढ़ाए थे कि अब इसको देखो, इससे देखो ये बात क्लियर हो गई है ना? हम्म। खोया बना के तुमने दे दिया, हो सकता है कोई उसके पेड़े बनाए, हो सकता है कोई उसका बर्फी बनाए, हो सकता है कोई उसका रसगुल्ला बनाए। नहीं समझ रहे हो? समझ में आ गया कि नहीं आ गया? चलो आगे देखो। तो यही सारी बातें हैं, लेकिन अब क्या कहा जाए, है ना? आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। किसी को कोई बात होगी वो हमसे पूछेगा, आपस में पूछ के दूसरे को भी बर्बाद नहीं करेगा। है? हाँ। ये क्या है? अकॉर्डिंग टू मी, मैं भी तो धरती पे हूं, है कि नहीं? चलो आगे देखो। आप सुनो बेटा, अच्छा एक बात बताओ, बताओ ये कभी आपने फार्मूला पढ़ा है? पढ़ा है? अच्छा कभी आपने ये वाला फार्मूला पढ़ा है? पढ़ा कि नहीं पढ़ा? अच्छा यहां पे m क्या है? मास, और c क्या है? स्पीड, है ना? अब देखो, क्या हम इसी फार्मूले को ऐसा लिख लें तो कोई टेंशन वाली बात? क्लियर है? अब जरा ध्यान से देखो, अब बहुत ध्यान से देखो। अच्छा, इस फार्मूले को यदि हम ऐसा लिख लें तो बताओ कोई तकलीफ वाली बात? मान लो हम लिख लें, हाँ, अब जरा ध्यान से देखो, अब जरा ध्यान से देखो बेटा, इसको हम m इंटू वी लिख सकते हैं कि नहीं?
अच्छा ये m इंटू वी क्या है, यही p है, तो E इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, P इंटू वी लिख सकते हैं। अब जरा ध्यान से देखो, यहां इस फार्मूले को हम क्या लिख सकते हैं, अच्छा बताओ न्यू इक्वल टू क्या होता है, C बाई लेमडा। अच्छा यहां क्या लिख सकते हैं, HC बाई लेमडा लिख सकते हैं। अब जरा इतने फार्मूले को तुम एक बार फिर से देखो, चलो अच्छा यहां शुरुआत फिर से करते हैं, इसको मॉडिफाइड बाद में करते हैं, पहले लेमडा निकाल लिया जाए, पहले क्या निकाल लिया जाए, लेमडा। अब जरा ध्यान से देखो बेटा, हमने लिखा E इक्वल टू एम सी स्क्वायर और इधर लिखा E इक्वल टू एच सी बाई लेमडा। अब इस फार्मूले को आप कर दो इक्वल। देखो ये फार्मूला क्या इनका था, ये फार्मूला क्या इनका था, नहीं था ना। अच्छा बताओ एनर्जी का एमसी स्क्वायर फार्मूला किसने बताया, आइंस्टीन। उधर वाला फार्मूला वही प्लैंक क्वांटाइजेशन का था, ठीक। पैदा कौन हो गए, डी ब्रॉगली। फार्मूले देखो किसके इस्तेमाल कर रहे हैं, समझ में आ गया। हाँ ये जब इस समय ना खूब मौज लिए साइंटिस्ट, आधा इनका आधा इनका। इनको थोड़ी फिजिक्स मालूम थी, फिजिक्स इसलिए मालूम थी क्योंकि फिजिक्स का फंडा होता है, यदि लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों का डायमेंशनल फार्मूला सेम हो तो लिखी गई हर बकवास सही होती है। क्लियर है। अब दोनों साइड एनर्जियां हैं, पक्की सी बात, जाहिर सी बात है कि दोनों का डायमेंशनल फार्मूला सेम होगा, तो इन्होंने लगाई फिजिक्स। तो ये क्या हो गया, यहां का E और यहां का E बराबर कर दिया। यहां का E क्या है, एम सी स्क्वायर, और यहां का E क्या है, एच सी बाई लेमडा। अच्छा अब देखो C से C उड़ा, यहां क्या बचा, M इंटू सी इक्वल टू एच बाई लेमडा। अच्छा H बाई सी ही क्या है, P है ना, तो P बराबर क्या हो गया, H बाई लेमडा। तो बताओ लेमडा बराबर क्या हो गया, H बाई P, और यही है डी ब्रॉगली वेव लेंथ। इनकी चोरकटाई देखे। अब हम जाएंगे उनसे बात करेंगे, देखेंगे। चलो अच्छा बेटा, आपने सारी बातें पढ़ी हैं तो आपको इस पे ध्यान देना चाहिए था। चलो चलो आगे। जैसे मार्कोनी का आपसे मुलाकात नहीं हो पाई, हम उनसे ही बोलते अपने नाम में इतना स्पेलिंग का है डिस्टर्ब किए, लेकिन मुलाकात हमसे हो नहीं पाई, नहीं हम उनसे पूछते हैं। लिख लो लिख लो, पढ़ा जाए आगे। अच्छा देखो ये वाले फार्मूले तो आ ही गए। अच्छा इसमें से देखो, ये फार्मूला आपने बढ़िया बाकायदा पढ़ा ही है, ये वाला फार्मूला आज देख लिए हैं, है ना। बताओ हमने आपको पढ़ाया है, देखो इससे कंफ्यूज तो नहीं हो गए। ये बताओ हमने P इक्वल टू एम भी पढ़ाया कि नहीं, यही तो होता है। अच्छा यहाँ पे M को ही क्या रखा है, C, तो M इंटू सी क्या हो जाएगा, P। तो हमने P की जगह क्या, M इंटू सी की जगह क्या रख दिया, P। यही आपका मोमेंटम है। ये कौन सा मोमेंटम है, लीनियर। लीनियर को यदि एंगुलर में बदलना हो तो डायमेंशनल फार्मूला L से मल्टीप्लाई कर दो, तो हर लीनियर चीज कन्वर्ट हो जाएगी एंगुलर में। अच्छा एक बात समझो, अब इसी फार्मूले को थोड़ा सा आगे बढ़ा लिया जाए। अच्छा लेमडा इक्वल टू क्या हो जाएगा फार्मूला, H बाई एम वी कर लो, H बाई एम वी। क्लियर है। अच्छा बताओ यहां पे H का वैल्यू एक जमाना पहले रटे थे 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस 34 जूल सेकेंड पढ़े थे। अच्छा देखो यदि ये आप केजी में रखोगे, ये आप मीटर पर सेकेंड में रखोगे, तो इसका आंसर किस में आएगा, मीटर में, क्योंकि इसका भी वैल्यू एमकेएस में ही है ना। ये किस में है, ये जूल सेकेंड में है कि नहीं, जूल सेकेंड, जूल और सेकेंड एक साथ है, ऊपर नीचे नहीं है, जूल इंटू सेकेंड। क्लियर है। एक बार इसको जरा ध्यान से देख लो, आराम से लिखना, बहुत लहराना नहीं, अभी इसी में बहुत चीजें लिखवानी है, बहुत लहराना नहीं। ये जगह बहुत लिमिटेड खाली हुई है, इसमें बहुत लहराना नहीं, इसमें भी अभी आपको लिखवाएंगे।
अभी दीपा भी आने वाली हैं। अच्छा बताओ, प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन तीन भाई हैं। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, सबसे भारी कौन? न्यूट्रॉन। उससे थोड़ा हल्का, सबसे हल्का। क्लियर है? चलो अब जरा ध्यान से देखो बेटा, यहां पे देखो एफ। अच्छा फार्मूला हमने क्या पढ़ा है? फार्मूला बताओ हमने क्या पढ़ा है? फार्मूला हमने ये पढ़ डाला है, लेमडा इक्वल टू क्या हो जाएगा? एच बाई एम बी। ये पढ़ा है, एम बी। इसी के नीचे लिखो एफ। ये क्या हो जाए? वेलोसिटी क्या हो जाए? सेम। मान लो यदि क्या हो जाए? ये सेम हो जाए, तो अब जरा ध्यान से देखो, फार्मूला आपका क्या बन जाएगा? लेमडा इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1 बाई क्या हो जाएगा? एम। अच्छा इसको हमने कांस्टेंट है तो हटाई दिया, और एम वी क्या हो गया? सेम हो गया, तो उसको भी हटा दिया। तो बताओ रिलेशन ये बनेगा कि नहीं? है ना? लिख लो इसको, इससे सवाल पूछेगा। वेलोसिटी सेम हो जाए, इसको लिख लेना एफ। वही बात है, एफ वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, इफ वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज सेम। थोड़ा सा इस शब्द में समझ लेना। इसी के नीचे एक छोटा सा सवाल लिखो, राइट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ, राइट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ, राइट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ, राइट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉमा प्रोटॉन कॉमा न्यूट्रॉन कॉमा अल्फा पार्टिकल। सबके मास का ऑर्डर पेज नंबर 1 पे कराए हैं। सारे लोग पेज नंबर 2 पे जाओ, पेज नंबर 2 पे जाओ, पेज नंबर 2 पे जाओ। सब लोग पेज नंबर 2 पे जाओ, पेज नंबर 2। और पेज नंबर 1 पे जाओ, और पीछे। हाँ अच्छा पेज नंबर 2 पे आओ, 2 पे आओ। हाँ ये कहाँ लिखा है? 3 पे। हाँ और चलो 3, 3 के बाद आ जाओ। हाँ 3 पे आओ, 3 पे। ये देखो नीचे मास लिखे हैं। हाँ ये देखो पेज नंबर 3 पे देखो क्वेश्चन बना के लिखा है। पेज नंबर 3 पे आ जाओ, लिखा है। हाँ सबसे मास जिसका ज्यादा होगा उसका वेवलेंथ सबसे कम होगा। क्लियर है? देखो वहां अल्फा पार्टिकल है ना, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन मेसॉन सबको मिक्स करके मास का हमने ऑर्डर लिखवा दिया। क्लियर है? आज हम पूछ क्या रहे हैं तुमसे? वेवलेंथ का ऑर्डर। अब देखो बेटा, मास का और वेवलेंथ का कौन सा ऑर्डर है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। सारे लोग पेज नंबर 3 पे चलो, क्वेश्चन बना के लिखा गया है मास का ऑर्डर, उसको गोले में बंद करो। सवाल इतने आसानी से नहीं लगते। अब सोचो पीछे की बातें याद नहीं होंगी तो आगे क्या कर पाओगे? मास का वेलोसिटी से क्या वहां पे मतलब होगा? हाँ ये प्लैंक के फार्मूले से रखवा रहे हैं। या तुम 36 किलो के हो, हम इसमें स्पीड वाला कहां से बात जोड़ दें? चलो अच्छा। हाँ तो वेवलेंथ की बात आ गई ना, तो मास तो चेंज नहीं कर देंगे, मास तो वही रखेंगे। तो पूछी गई बात बेकार थी। चलो आगे देखो, वहां सिर्फ मास का रिलेशन है। पेज नंबर 3 पे क्या है? सिर्फ मास का रिलेशन है। क्लियर है? तो लिखा तो है बेटा सेम।
कहां पे? वहां पे पेज नंबर 3 पे कहां पे नहीं बोला गया सेम है? अच्छा, जो हमने क्वेश्चन बोला, हाँ तो वो इसी का, अच्छा ये बात है। हाँ, अरे तो वो इसी का सवाल है, इसी का ये समझना है तुमको, ये है। हाँ इसी का सवाल है। अच्छा, सवाल में वो शब्द नहीं जोड़ा गया। हाँ इसी का सवाल है। मतलब ये तुम्हें समझना है कि उसका वेलोसिटी क्या है, सेम है। अब आई बात समझ में? अरे जब हम उसी कॉन्सेप्ट का सवाल लगवा रहे हैं तो सारी बातें फिर कहां बताई जाएंगी? समझ में आ गया? हाँ सेम है। क्लियर है? चलो ये वाली कहानी समझ में आ गई? क्लियर हुआ? तो बताओ सबसे ज्यादा मास किसका है? अल्फा का। एम का रेशियो, जब एम का ऑर्डर होगा तो क्या सबसे ज्यादा किसका? अल्फा का मास ज्यादा। उसके बाद न्यूट्रॉन, उसके बाद प्रोटॉन, उसके बाद इलेक्ट्रॉन। बताओ मास यही है कि नहीं? तो बताओ लेमडा सबसे ज्यादा किसका होगा? इलेक्ट्रॉन का। उसके बाद प्रोटॉन, उसके बाद न्यूट्रॉन और उसके बाद अल्फा। क्लियर है? तो ये चीज तुम्हें समझनी चाहिए। जैसे इस कॉन्सेप्ट का हम कोई सवाल लगा रहे हैं, इसका मतलब इस सवाल में आपको यही सारी बातें फॉलो करनी है। क्लियर है? आगे आ जाओ। चलो आगे देखो। अब देखो हमको डी ब्रॉगली वेवलेंथ का फार्मूला आ गया। बताओ अच्छा, डी ब्रॉगली वेवलेंथ का फार्मूला बताओ बेटा। हाँ बताओ। लेमडा इक्वल टू एच बाई पी, बस इतना ही याद रखना, इतना ही याद रखना। अच्छा बताओ, अभी देखो जगह बनाए रखना, अभी हमको काफी सारे चेंज करवाने हैं। मतलब इसी के फार्मूले के कई सारे मॉडिफिकेशन आपको बताने हैं। अब जरा अच्छा ये अगली बात बताओ। अच्छा बताओ, काइनेटिक एनर्जी के कितने फार्मूले याद है? 5। सुनाओ। हाँ, पी स्क्वायर बाई 2m। तो 2m तो चेंज करते जा रहे हो उसी के। हाँ देखो, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या हो जाएगा? पी स्क्वायर अपान 2m। हाँ, तो एनर्जी के चेंज को ही क्या बोलते हैं? काम। क्योंकि वर्क और एनर्जी दोनों का डायमेंशनल फार्मूला होता है सेम। क्लियर है? आप सारे बच्चे एक काम करो, सुनो। आप देखो, अब हम यहां पे देखो जगह बनाने जा रहे हैं, तुम लोगों के पास जगह होगी? जगह नहीं, तुमसे बोल रहे थे बेटा कि थोड़ी सी जगह बना के रखना, इतना फाइल लिखने की क्या जरूरत थी? हाँ क्लियर है? अब जरा ध्यान से देखो, यहां पे आ जाओ। देखो काइनेटिक एनर्जी स्क्वायर क्या होता है? इक्वल टू पी स्क्वायर अपान 2m। क्लियर है? अच्छा, डी ब्रॉगली वेवलेंथ का फार्मूला क्या पढ़े हो? एच बाई पी, है ना? अच्छा बताओ बेटा, इसमें P यदि निकालना है तो इसको क्या लिख सकते हो? पी स्क्वायर इक्वल टू क्या लिख सकते हो? 2k m। हाँ है ना? ये क्या हो रहा है, समझ में आ रहा? ये लिख सकते हो कि नहीं ऊपर वाले फार्मूले को? अच्छा, P इक्वल टू क्या लिखोगे? अंडर रूट 2km लिखोगे कि नहीं लिखोगे? अब इसी फार्मूले को उठा के यहां चिपकाओ, तो लेमडा इक्वल टू का आप क्या लिख सकते हो? h बाई अंडर रूट 2km। बताओ ये भी डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकालने का फार्मूला बना कि नहीं? क्लियर है? लिखो इस फार्मूले को, लिखो सारे बच्चे। यहां से दूसरा पॉइंट शुरू करो। अब ये कहां से आया कि हमने दोनों साइड मास से डिवाइड किया? तो ये तुम फिजिक्स में समझो। क्या हमने क्या किया? हाफ एम बी स्क्वायर को दोनों साइड मास से डिवाइड कर दिया, तो फार्मूला क्या बन गया हमारा? के इक्वल टू पी स्क्वायर अपान 2m। थोड़ी सी जगह और हमें चाहिए। अच्छा, इसको जितने गोले में बंद कर रहे हैं इनको जरूर गोले में बंद कर लेना, इनसे सब पे सवाल मिलेगा आपको डायरेक्ट। अच्छा, यहां पे के क्या है? काइनेटिक एनर्जी। एम क्या है? मास।
एच क्या है? प्लैंक कांस्टेंट। और ये क्या है? लेमडा। ये डी ब्रॉगली वेव लेंथ। यहाँ के लिखो, नीचे लगा के लिख लो। ये के क्या है? काइनेटिक एनर्जी। पता लगे फिर आए आए कर रहे हो, कह रहे हो ये नहीं समझ में आया क्या हुआ। चलो अब एक जगह जरा कहीं पे लिखो बेटा, एक नोट करके लिखो, एक फार्मूला लिखा दें, अक्सर उसके सवाल आ जाते हैं कभी कभी। अक्सर मतलब कभी कभी, अक्सर मतलब कभी कभी, अक्सर का मतलब तो जल्दी जल्दी, लेकिन यहां है कभी कभी। अच्छा, इसका कभी कभी का मतलब क्या है? कभी इधर पूछता है और कभी उधर पूछता है। मतलब केमिस्ट्री में नहीं होगा तो फिजिक्स में मिलेगा। अक्सर आने का मतलब है ये फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों को बोला गया अक्सर। तो कभी कभी इधर और कभी कभी उधर। क्लियर है? तो इस बात को समझिएगा। तो जरा एक नोट लिखो, एक नोट लिखो। बोलो 202, 101। फिर से बोलो, फिर से बोलो। ठीक है, 12.25। अब सुनो, हाँ सुनो, अब सुनो, यहां पे क्या है, आपको यदि वेवलेंथ निकालनी हो, है ना, तो हम आपको एक फार्मूला बता रहे हैं। कौन सा? दीपा। कौन सा फार्मूला बता रहे हैं? दीपा। दीपा। देखो तुम लोग एक ऐसे लिखना, दी पा। अरे अब उसको दीपा बोलना है, समझ रहे हो, कैसे भी हो। क्लियर है? डी का मतलब न्यूट्रॉन, ई का मतलब इलेक्ट्रॉन, पी का मतलब प्रोटॉन, ए का मतलब अल्फा पार्टिकल। पहले तो इनके मीनिंग आप समझ लो। यदि कभी आपका इसका लेमडा पूछे तो 0.202 अपान अंडर रूट वी लिख देना, सीधे आंसर आ जाएगा। ठीक है? ये क्या है? पूरा कैलकुलेशन करके इसमें रखा गया है। ये आपका डेल्टा वी है, ये है पोटेंशियल डिफरेंस। अच्छा 101, 101 202 याद तो कराए थे। हाँ 101 202। ठीक है। हाँ इलेक्ट्रॉन का देखो बेटा, आप देखो इसका लेमडा क्या होगा, हम इक्वल टू करके लिख दे रहे हैं। अब इसका काम खत्म हो गया। अब इसका लेमडा क्या होगा बताओ? 12.27 या 12.25 भी याद रखोगे तो चलेगा, अंडर रूट वी। इसका काम खत्म हो गया। अब लेमडा इसका निकालोगे, 0.286 अपान अंडर रूट वी। इसका काम खत्म। इसका लेमडा निकालोगे 0.202 अपान अंडर रूट वी। ये जो अंडर रूट वी लिखे हैं ये पोटेंशियल डिफरेंस है। इसको लिख लेना, ये वी वेलोसिटी नहीं है, इसीलिए बार बार बोल रहा, यहां वी मेंशन कर लो। है पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस। क्या चीज? ये सब एंगस्ट्राम में वैल्यू आएंगे। आंसर सबका किस में आएगा? एंगस्ट्राम। इसको आप एक गोले में बंद कर लेना। ये सारे आंसर किस में आने हैं? गोला इसे बंद कर लो। ये सबके आंसर किस में आएंगे? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। नहीं, रुको। हम्म, पतले पेन का इस्तेमाल किया जाए। अरे बहुत पतला हो गया तो। 202 101 लिखना है, हाँ।
चलो नीचे लिखो स्टार लगा के, पहला वाला 202, लास्ट वाला 101। चलो वो ड्यूटीरियम है बेटा। चलो आगे देखो, अगला स्टार लगा के इसको घर पे जाना, फार्मूले में सब कुछ रख के कैलकुलेट करना, ये तुम्हारा स्वतः का काम है ना। हाँ वही बात है, थोड़ी देर बाद समझ में आती है। पहले तो हम ये कोशिश करते जो हम सही सोचे गलत सोचे, पहले तो तुम उस पर ढालने की कोशिश करोगे, नहीं डलेगा तो कहोगे अच्छा हाँ। क्लियर है। चलो अच्छा याद करो, बोलो 202, 101। अच्छा 202 कौन है पहले, 101 कहां है सबसे बाद में। बोलो 202, 101, ये याद हो गया। अब बीच के दो, अब क्या है 12.25 और 286। अच्छा 286 बोल तो हम गए, लेकिन ये क्या है पॉइंट 286 यानी 0.286, ऐसे बोलो 0.286। लेकिन हम याद करने के लिए क्या याद कर लिए 286। क्लियर है। अच्छा पहले सब, अच्छा बताओ ड्यूटेरियम का जब हमको लेमडा निकालना हो तो क्या रखेंगे 0.202 बाई क्या √v। ये √v क्या है, वेलोसिटी एक पोटेंशियल है। हाँ तो सारे बच्चे इस v को वेलोसिटी नहीं मेंशन करेंगे, क्या लिखेंगे पोटेंशियल। अच्छा ये फार्मूला क्या है, ये सारी वैल्यू जब रखी गई, अब देखो ड्यूटेरियम का मास फिक्स, इसका H फिक्स जो कि पहले से फिक्स, जब सब कैलकुलेशन कर लिए गए तो सीधे फार्मूला इतना बना। अब आपको मान लो इसका लेमडा का भी निकालना आ जाए, इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन का, अल्फा पार्टिकल इसका किसका निकालना आ जाए, तो आप सीधे फार्मूला लगा के आंसर पे पहुंच जाओ। और मान लो इसके अलावा और किसी का आ जाए तो फार्मूला जिंदाबाद, आप फिर वहीं कैलकुलेट करके लिखो। मान लो किसी और का पूछ ले, जितने हमने लिखा है उसके ना पूछे, तो उसके बाद आपका पास क्या है फार्मूला, आप फार्मूले से जाओ। क्लियर है। चलो आगे देखो बेटा, नीचे लिखो। अच्छा बताओ काइनेटिक एनर्जी का, अब सारे बच्चे देखो अगले नेक्स्ट पेज पे चल रहे हैं। अच्छा बताओ, अभी हमने बताओ H इक्वल टू क्या लेमडा इक्वल टू क्या पढ़ा, H अपान √2km पढ़ा है। अब बताओ काइनेटिक एनर्जी का और लेमडा का क्या रिलेशन है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना। क्लियर। अच्छा यदि हम किसी को इनवर्सली प्रोपोर्शनल सिर्फ उसी टर्म को करते हैं तो इसका मतलब बाकी चीजें हम क्या मान लेते हैं कांस्टेंट। क्लियर है। तो अच्छा बताओ लेमडा इनवर्सली प्रोपोर्शनल √k, क्या बताओ ये फार्मूला बना कि नहीं। अच्छा इसका मतलब क्या है, बाकी चीजें हमने क्या मान ली हैं कांस्टेंट। क्लियर है। अच्छा एक बात बताओ, किसी पर्टिकुलर पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाओगे तो वेवलेंथ घटेगी। बताओ इस फार्मूले से आ रहा है कि नहीं आ रहा। क्लियर हुआ। तो कहीं पे इसको लिख लो, वहीं पे कभी कभी आपसे इसके रेशियो पूछ सकता है, लिख लो बेटा। अच्छा इस फार्मूले में बचा ही क्या है, देखो ये कांस्टेंट होता है, फिर से देखो ये कांस्टेंट होता है, ये कांस्टेंट मान लिए हो, तो बचा क्या ये। अच्छा दो नंबर भी कांस्टेंट है, ये है। क्लियर है। तो अब हम यहां पे ये लिख सकते हैं एफ एम कैसा हो सेम। क्लियर है। तो चलो अब लिख लो। अच्छा और एक बात समझ लेना, मान लो किसी और पार्टिकल का तुमसे वेवलेंथ पूछ ले और दीपा के फार्मूले में नहीं है, तो आपकी फिर क्या करना, उसका मास रखो है ना, फिर जो वैल्यू रखी है उसके लिए अपने पास फार्मूला है, फिर फार्मूले के थ्रू आप जाके आंसर निकालो। कि आप ये कहने लगो मान लो सर दीपा से नहीं आया तो फार्मूला जिंदाबाद, फिर आप फार्मूले के थ्रू जाओ। ये तो देखो एक आइडिया रहता है कि इनसे यदि आपका सवाल बनेगा तो सीधे आप आंसर तक पहुंच जाओ, और नहीं होता है तो कोई बात नहीं, फिर आप क्या जाओगे थ्रू फार्मूला। क्लियर है।
क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। अब सारे बच्चे आगे देखो। इसके बाद बेचारे कौन आ गए? क्वेश्चन देखो, लास्ट वाला देखो, पेज नंबर 24 पे आ जाओ। इफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज्ड 4 टाइम्स, द वेवलेंथ ऑफ डी ब्रॉगली वेव एसोसिएटेड विद इट वुड बिकम। सारे लोग सवाल इसको लगाएं। सवाल लगाओ बेटा। सवाल लिखा है, रफ पेपर तुम्हारे पास है, फार्मूला जिंदाबाद है। अच्छा, लेमडा और काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला मालूम है? मालूम है ना? अच्छा, आजकल जिसका फार्मूला मालूम होता है उसका क्या है, आप रेशियो निकाल देते हो। जो उसका ऊपर वो दूसरे का नीचे, जो इसका नीचे वो दूसरे का ऊपर। आजकल ये तो बना ही लेते हो फार्मूला, है ना? देखो भैया, फार्मूला देखो। क्या अभी आपने लेमडा इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/√k पढ़ा कि नहीं पढ़ा? अब जरा सवाल पढ़ो बेटा। अच्छा, पहले एक बात बताओ, इसका फार्मूला रेशियो क्या बनेगा बताओ? λ1/λ2। अच्छा बताओ, λ1 का क्या नीचे? काइनेटिक एनर्जी नीचे, है ना? तो यहां पे क्या लिखेंगे? √k1 नीचे हो गया, पक्की बात है k2 ऊपर हो गया। क्लियर है? अच्छा, अब तो फार्मूला भी हो गया बेटा, अब तो सवाले पढ़ लो। k2 कितना है? 4 टाइम λ1/λ2 √4k1/k1, है ना? k1 उड़ गए। λ1/λ2 √4, 4 का रूट क्या होता है? 2। λ1/λ2 इक्वल टू 2, तो λ1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2λ2। सवाल पढ़ो बेटा, देखो सवाल एक बार फिर पढ़ो। यहां जहां लेमडा लिखा ना, λ2 इक्वल टू लेमडा, तो वो λ1 कर लो उसको। फार्मूले में देखो तुम्हारे में लेमडा सिर्फ लिखा है, उसको λ1 कर लो। अब उसके बाद बेचारे कौन आ गए? हाइजेनबर्ग। बहुत बढ़िया बात, हाइजेनबर्ग। हाइजेनबर्ग ने क्या कहा था? किसी चलती हुई चीज का एक समय पे एक ही चीज बताई जा सकती है, दोनों चीजें बताई नहीं जा सकती। क्लियर है? जैसे हमने कहा कि जैसे मान लीजिए बस चल रही है और हमने कहा 10वें सेकेंड पे बस की स्पीड बताओ, है ना, और उसकी स्थिति बताओ, मतलब उसकी पोजीशन बताओ। क्लियर है? और चीज कैसी है? चलती हुई चीज है। क्लियर है? तो दोनों चीजों को बताना असंभव है। असंभव को क्या बोलते हैं? अनसर्टेनिटी। मतलब ये इम्पॉसिबल वाला बात नहीं। अनसर्टेन का मतलब ये क्या है? सर्टेन नहीं है, अनिश्चित। अनसर्टेन का मतलब अनिश्चित। अनिश्चित कौन? जो निश्चित ना हो। अनिश्चित का मतलब क्या है? जो निश्चित ना हो। तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का पैदा होने का कारण क्या है? इन्होंने कहा जब इलेक्ट्रॉन घूम रहा होता है तो उसका किसी पर्टिकुलर टाइम पे एक ही चीज बताई जा सकती है, या तो उसकी पोजीशन पता कर लो या तो उसका मोमेंटम पता कर लो। अच्छा, मोमेंटम के अंदर क्या आ गया? वेलोसिटी, स्पीड आ गई। आ गई कि नहीं आ गई? तो चाहे उसकी वेलोसिटी पता कर लो और चाहे उसका क्या करो? पोजीशन पता कर लो। और दोनों पता करना ये क्या है? ये अनसर्टेन है। क्लियर है? तो बताओ, इसी का नाम क्या रखा गया? हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। क्लियर है? तो चलो एक काम करो, कोई वो लाया है क्या नाम? एनसीईआरटी लाया हो तो लाए, हमको दे दे। अच्छा, हाइजेनबर्ग की बात जरा बोलो एक बार, देखे कितना समझ पाए हो। हाइजेनबर्ग की बात बताओ बेटा, बोल ही दो। चलो अच्छा, इसके नीचे हाँ एक टाइम पे
हाँ वेरी गुड, बताओ पूरी बात बताओ। एक लोग बताओ, इको ना क्रिएट करो, एक लोग बताओ। हाँ हाँ हाँ। तो नीचे लिखो, जो हाइजेनबर्ग के नीचे एक बात लिखो, लिखो लिखो, इट स्टेट्स दैट। लिखा है क्या है लाइन? ये सेम लाइन लिखी है। हाँ हाँ ठीक है। तुम इसके नीचे पहले एक बात और लिख लो। अरे वो जो लिखी है वही बात तब समझ में आ जाएगी, पहले ये बात तो लिखो जो हम लिखवा रहे हैं। लिखो। अब जरा ध्यान से देखो बेटा, लिखो। ये बेचारे आए हाइजेनबर्ग आ गए, है ना? इसको ग्रेटर देन और इक्वल टू कर लेना। चलो लिखो। नीचे लिखो, लिखो लिखो इट स्टेट्स दैट, स्टेट्स दैट it is impossible to determine, it is impossible to determine simultaneously, determine simultaneously, कॉमा करके लिखना, the exact position, the exact position, the exact position and exact momentum, exact momentum, exact momentum। ब्रैकेट में लिखो और, ब्रैकेट में लिखो इसी के सामने और, वेलोसिटी। ब्रैकेट बंद करके लिखो ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। कुछ समझ में आया? किसी चलती हुई चीज का एक समय पे एक ही चीज बताई जा सकती है, या तो उसका मोमेंटम या तो उसकी क्या पोजीशन। क्लियर है? दोनों नहीं बताई जा सकती, ये क्या है? अनसर्टेन, अनिश्चित है। इसीलिए इस प्रिंसिपल का नाम क्या रखा गया? हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। क्लियर है? तो ये प्रिंसिपल है कि प्रिंसिपल है? हाँ, ये सिद्धांत है। ठीक है? हाँ। जैसे घर का प्रिंसिपल आदमी कौन होता है? मुखिया। वो पाल हैं, प्रिंसिपाल हैं। फिर उन प्रिंसिपल के कुछ प्रिंसिपल होते हैं, मतलब उनके भी कुछ सिद्धांत होते हैं। ठीक है? तो जिसपे पीएल हो इसका मतलब होता है मेन या मुख्य। जैसे प्रिंसिपल नहीं होते हैं, तो प्रिंसिपल का मतलब कुछ नहीं है, मतलब वहां के वो प्रमुख हैं, मुख्य हैं। समझ में आ रहा? हाँ। और वो भी क्या है? मास्टरें हैं, लेकिन वो मुख्य मास्टर है इसलिए उनका नाम प्रिंसिपल है। क्लियर है? और उन प्रिंसिपल के भी कुछ प्रिंसिपल होंगे। नहीं समझ में आ गया? चलो अच्छा आगे लिखो। बहुत बढ़िया बात। हाँ सारे बच्चे बहुत ध्यान से देखो। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल अप्लीकेबल फॉर, किसके लिए अप्लीकेबल होगा? फॉर माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट, अप्लीकेबल फॉर माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स। लिखो, देखो लिखा, क्या लिखा? इट इज इम्पॉसिबल टू मेजर एग्जैक्ट पोजीशन एंड एग्जैक्ट मोमेंटम साथ साथ, साइमल्टेनियसली। क्लियर है? वही लाइन नीचे हमने आपको लिखवाई है, वो जो एनसीईआरटी की लाइन है वो एग्जैक्ट वही लाइन हमने नीचे लिखवा दी, और ये अपने मन की बात थी। क्लियर है? हाँ, इलेक्ट्रॉनिक के लिए बताएंगे, ये जो प्रिंसिपल है वो इलेक्ट्रॉनिक के लिए बताएंगे, और किसी के लिए अनसर्टेन ना करना। किसके लिए बात करेंगे? इलेक्ट्रॉन के लिए। फार्मूला सारे बच्चे देखो, डेल्टा पी इंटू डेल्टा एक्स ग्रेटर देन या इक्वल टू एच अपान 4 पाई। बहुत ध्यान से समझ लेना, कभी आपने ये फार्मूला पढ़ा होगा, एम वी आर इक्वल टू एन एच अपान 2 पाई। पढ़ा है कभी फार्मूला? ये बोर था, जब बोर के पोस्टुलेट में पढ़े थे तो ये वाला फार्मूला था। पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? बताओ। बोर का फार्मूला जरा एक बार पलट के देख के आओ सारे बच्चे। पोस्टुलेट थर्ड, जरा ध्यान से देख के आओ, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। पोस्टुलेट थर्ड, बोर। देखो जाके, पेज नंबर बता दो अच्छा सबको।
पेज नंबर 14, पेज नंबर 14 मिला। गोलेम बंद करो। अच्छा बताओ, देख आज बहुत ध्यान से देखो, तो ये भी MVR ही है, MVR। अरे है का, देखो M इंटू वी ये है और R ये है, MVR ये भी तो है। फिजिक्स में क्या होता होगा, सुनो, तो ये भी MVR ही है। और यहां का फार्मूला क्या है, H/4 पाई, और यहां का क्या है 2 पाई। कंफ्यूज ना होना, बोर के MVR में क्या है NH/2 पाई, और हाइजेनबर्ग में NH अपान, और यहां पे भी याद कर लेना, यहां और क्या होगा N होगा। ठीक है, गाना कहां बजने लगा। ठीक है, तो ये कहानी सबको समझ में आ गई। तो तुम ऐसे याद करना, बोलो हाइजेन, हाइजेन, बोलो हाई, हाई नंबर, नहीं समझ आएगा, हाई, हाई नंबर। तो बोर में है 2, तो यहां है 4, हाई नंबर हो गया, बड़ा नंबर हो गया। बोर में कितना 2, और यहां कितना 4। बताओ ये कहानी सबको समझ में आ गई। अच्छा देखो, हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो आपका है वो क्या है, इसको ऐसे याद रखना, हम ऐसे भी याद रखते हैं डेल्टा पी इंटू डेल्टा एक्स। ये थोड़ा सा ज्यादा आराम, यही चीज पलट के लिख लो, ग्रेटर आर इक्वल टू H/4 पाई। देखो ये याद करने में ज्यादा आसान होता है, लेकिन हम फार्मूले को जब इस्तेमाल करते हैं किसके लिए, न्यूमेरिकल्स के लिए, तो यहां पे हम इक्वल टू ही मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, इक्वल टू। वहां फार्मूले में ग्रेटर और इक्वल मत लगाना, वहां सिर्फ इक्वल टू लगाना। जब इसी फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए, तो वहां पे यहां सीधे क्या लिख देंगे, इक्वल टू, क्या लिखेंगे H/4 पाई। अच्छा बताओ, बोर और हाइजेनबर्ग में किसका अंतर, नंबर का अंतर। हाइजेन वाले में नंबर होगा हाई, हाई का मतलब क्या है 4, और वहां कितना है 2। कंफ्यूजन खत्म, क्लियर है। चलो अच्छा आगे देखो। अच्छा ठीक है, आज इतना ही रखते हैं, इसी के बाद हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। क्लियर है।